स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल AR ऑनलाइन एजुकेशन में। और एक बार फिर से मैं आपके सामने टेस्ट सीरीज 2 का सोल्यूशन लेकर के और आया हूँ। पहला जैसे कि आपको पता है कि पहला टेस्ट सीरीज मैंने आपको टेलीग्राम पर अपलोड कर दिया था। आपने डाउनलोड करके जो भी प्रॉब्लम सॉल्विंग किया अपन ने उसका डिस्कशन किया और आज अपन फिर से वही सीरीज को आगे बढ़ाने जा रहे हो। टेस्ट सीरीज 2 जैसा कि आपको अपलोड कर दिया गया था कल, और उसके जो आपके रिस्पॉन्स आते हैं वो बहुत ही अच्छा लगता है कि आप उन सभी को दिल से सोल्व करते हैं और उनके बाद में आप मुझे प्रॉब्लम सॉल्विंग सेंड करते हैं कि ये क्वेश्चन में डाउट्स हैं। तो मैं आपको बता दूं, आप लोगों के द्वारा जो भेजे गए क्वेश्चंस हैं जिनमें बहुत सारे स्टूडेंट्स के सेम क्वेश्चंस पे प्रॉब्लम ज्यादा आ रही थी। मैं बताना चाहूंगा एक बार, जिनमें 1 5 6 8 नंबर 10 नंबर 11 15 20 21 से लेकर 25 तक के क्वेश्चंस में आपको ज्यादा प्रॉब्लम आ रही थी। वैसे तो इजी थे, लेकिन कुछ छोटी छोटी वीकनेसेज होती है जिनमें आपको ओरिजिनल जो आंसर होता है वो आपको मिल जाएगा बाय मी राइट नाउ टुडे। चलिए बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं अपन। ठीक है, सबसे पहला आप देखिए क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ आपको आपके टेस्ट सीरीज में जैसा कि दिया था उसके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन है। इसमें आपको प्रॉब्लम आई तो कहाँ प्रॉब्लम आई होगी, क्योंकि प्रॉब्लम आपको दो ही वर्ड पे है, इंटेंशन और ऑब्जेक्ट में। बता देता हूँ क्या अंतर है। पहला वर्ड है ब्रिजेश सेड दैट ही हैज नाउ डैश ऑफ स्टेपिंग डाउन although he is under a lot of pressure to do so। इसका मतलब कुछ यूं हुआ कि ब्रिजेश उसका नाम, उसने कहा कि he has no dash ऑफ स्टेपिंग डाउन। सबसे पहला मीनिंग आपको ये जानना जरूरी है कि व्हाट डू यू मीन बाय स्टेपिंग डाउन। स्टेपिंग डाउन का मतलब हो जाता है इस्तीफा देना, ठीक है ना। इस्तीफा देना ये आपको सबसे पहले पता होना चाहिए, इस्तीफा देना, ठीक है ना। इस्तीफा देना, तो ये देखो सबसे पहली कंडीशन तो ये बताओगे कि इस्तीफा दे रहा है अगर वो, तो हाउ शुड आई राइट नाउ दैट, है ना, इस्तीफा देना। अब आप एक चीज देखिएगा कि ब्रिजेश जो है उसने क्या किया होगा, ही हैज नो डैश ऑफ स्टेपिंग डाउन, मतलब इस्तीफा देने के पीछे उसका क्या नहीं था पता नहीं है, लेकिन आगे क्या बोला गया, ऑल्दो। अब ऑल्दो के बारे में भी थोड़ा सा बता दूं आपको। ऑल्दो जो होता है वो हमेशा एक कॉन्ट्राडिक्शन को बताता है। किसको? कॉन्ट्राडिक्शन को बताता है। अब ये कॉन्ट्राडिक्शन को बताने के लिए कौन कॉल करते हैं, एक तो ऑल्दो बताता है, एक दो बताता है। प्रेपोजिशन में बात करते हैं तो डिस्पाइट बताता है, और इन स्पाइट ऑफ ये बताते हैं। तो कॉन्ट्राडिक्शन मतलब इस वाले सेंटेंस का जो कॉन्ट्रा पार्ट है वो ये वाला सेंटेंस है, या यहां से लेके यहां तक के सेंटेंस का ये वाला कॉन्ट्रा पार्ट। तो अब एक बार पढ़ के देखते हैं। ब्रिजेश सेड दैट ही हैज नो डैश ऑफ स्टेपिंग डाउन, मतलब ब्रिजेश का स्टेपिंग डाउन करने का क्या नहीं था, इस्तीफा देने का क्या नहीं था, मुझे नहीं पता। यद्यपि ऑल्दो का मतलब यद्यपि ही इज अंडर अ लॉट ऑफ प्रेशर टू डू सो। यद्यपि वह किसके क्या था, अंडर अ लॉट ऑफ प्रेशर, मतलब उसके ऊपर बहुत सारा प्रेशर डाला जा रहा था। टू डू सो, टू डू मतलब करने के लिए, सो मतलब ऐसा, सो मतलब ऐसा, ऐसा क्या, इस्तीफा देने के लिए उसके ऊपर क्या किया जा रहा था, प्रेशर डाला जा रहा था। तो मैं आप लोगों को एक बार ये बता दूं थोड़ा सा कि पद को त्याग करने के लिए उसको, कि आप अपने पद को त्याग कर दीजिए, तो उसका खुद का क्या नहीं था, इंट्यूशन नहीं था। इंट्यूशन का मतलब होता है अंतर्ज्ञान, समझ रहे हो। इंट्यूशन का मतलब क्या होता है, अंतर्ज्ञान। लेकिन आई थिंक, मुझे नहीं लगता कि आप इस्तीफा देने के लिए उसके अंतर्ज्ञान की जरूरत है, नहीं। पॉइंट यहां से देखिए, इंटेंशन का मतलब होता है इरादा, ठीक है, कि कोई भी कार्य, जनरल कार्य अपन करते हैं तो उसके पीछे अपना कोई भी इरादा होता है। इंटेंशन मोटिव जो होता है उसके लिए बात हो रही। पॉइंट का मतलब इट्स नॉट अ यूज ऑफ पॉइंट हियर। हाँ, ऑब्जेक्ट का मतलब आप कह सकते हैं उद्देश्य, लेकिन मैं आपको बता दूं यहाँ पर जब भी ऑब्जेक्ट का यूज किया जाता है तो उसके पीछे कोई टारगेट आपके पास होना जरूरी। मतलब यहाँ कोई टारगेट नहीं है जिसका मैं ऑब्जेक्ट बता के चलूं, तो यहाँ से आप क्या कह सकते हैं, इंटेंशन। बहुत ही जनरल वर्ड है, इस देश में खालिस्तान में फिट होता है इंटेंशन, क्योंकि ब्रिजेश का कोई इंटेंशन नहीं था स्टेपिंग डाउन करने का। इसके अकॉर्डिंग बात करते हैं 5वें नंबर क्वेश्चन पे। डैड रिंगर, ये इडियम था जो कि आपके क्वेश्चन में दिया, इसके लिए 4 ऑप्शन थे। लेकिन वास्तविकता मीनिंग देखो, अब डैड रिंगर का मतलब होता है जब कोई व्यक्ति अपना रूप बदल करके और अपने आप को दूसरों के सामने साबित करता है। मीन्स टू से जब अपना धोखे से रूप बदल लेता है, बस इतना सा। अब आप यह ध्यान रखिए, अ कैंडिडेट फ्रॉडुलेंटली सब्स्टिट्यूटेड फॉर अदर इन अ कंपटीशन, मतलब हुआ कि कोई भी कैंडिडेट फ्रॉडुलेंटली धोखे से सब्स्टिट्यूट करता है, मतलब अपना रूप बदलता है, अपने आप को चेंज करता है या किसी दूसरे के गेटअप में आता है, फॉर अदर दूसरे के लिए, इन ए कॉम्पिटिशन मतलब किसी भी कंपटीशन में, प्रतिस्पर्धा में अपना रूप बदल करके और सामने आता है, मतलब वो कहीं ना कहीं धोखे वाली बात हो गई। तो ऑप्शन जो बी था इसका, वो आंसर होगा आपका ऑप्शन बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 जो था वो था परवर्ट। परवर्ट मतलब आपसे पूछा जा रहा था इसका एंटोनिम क्या है। एंटोनिम मतलब विलोम शब्द, ऑपोजिट वर्ड आपसे पूछा जा रहा था। तो मैं बता दूं आपको, परवर्ट का जो मीनिंग होता है वो होता है पथभ्रष्ट, भी बोल सकते हैं आप परवर्ट के लिए, या फिर आप परवर्ट के लिए
जैसे कोई भी व्यक्ति विशेष होता है जो अनैतिक होता है, मतलब जो बहुत बुरा कार्य करता है, मतलब आप ये कह सकते हैं, इसको हिंदी में कहीं तो आप दुराचारी कह सकते हैं, ठीक है ना, या इमोरल कैटेगरी का जो व्यक्ति होता है आप वो भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। इमोरल, मोरल नैतिक, इमोरल मतलब अनैतिक टाइप का व्यक्ति, दुराचारी। चलिए बात कर लेते हैं एक बार। सबसे पहला वर्ड दिया हुआ आपको वर्चुअस। मैं आपको बता दूं वर्चुअस का मतलब जो होता है वो बहुत ही अच्छा, गुणी, सदाचारी, जो हमेशा अच्छा कार्य करता है उसके लिए बोला जाता है, ठीक है। लिबर्टाइन का मतलब भी क्या होता है, इमोरल टाइप का व्यक्ति, ठीक है ना। इमोरल का मतलब अनैतिक टाइप व्यक्ति। डेविएंट का मतलब अपन कह सकते हैं पथभ्रष्ट, ठीक है ना। डेविएंट का मतलब हो जाता है पथभ्रष्ट। और डिबॉच जो वर्ड है उसका मतलब भी क्या होता है, वही दुराचारी व्यक्ति, ठीक है ना। दुराचारी व्यक्ति या अनैतिक, जिसको अपन इमोरल कैटेगरी का भी कह सकते हैं, ठीक है। चलिए तो यहां से अपन कह सकते हैं, आपसे क्या पूछा जा रहा है, आपसे एंटोनिम पूछा जा रहा है, आपसे विलोम पूछा जा रहा है। ये भी पथभ्रष्ट दुराचारी, ये भी दुराचारी, और ये भी मोरल दुराचारी। तो ये तीनों वर्ड कहीं ना कहीं जो है वो क्या है, सेम है, मतलब इनकी कैटेगरी सेम है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए, डेफिनेटली ए आंसर हो गया आपका। चलो क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर लेते हैं एक बार, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है एज द जज एंटर्स द कोर्ट रूम डैश कॉल्स अपॉन ऑल ऑक्यूपेंट्स इन द रूम टू स्टैंड, ठीक है। अब देखिएगा एक बार, एज द जज एंटर्स द कोर्ट रूम, जैसे ही जज जो है वो कोर्ट रूम में प्रवेश करते हैं, डैश कॉल्स अपॉन, सबसे पहली बात ये होती है कि आपको कॉल्स अपॉन का मीनिंग पता होना जरूरी है। कॉल्स अपॉन का मतलब हो जाता है बुलाना, ठीक है। कॉल्स अपॉन का मतलब क्या हो जाता है, बुलाना। ऑल ऑक्यूपेंट्स इन द रूम टू स्टैंड, मतलब बुलाया जाता है सभी ऑक्यूपेंट्स को इन द रूम टू स्टैंड, खड़े होने के लिए। अच्छा क्या चीज बुलाती है, फॉर्मेलिटी, औपचारिकता, या कुछ नियम। देखो फॉर्मेलिटी, या फिर आप इसको क्या बोल सकते हैं, कुछ नियम, जो गवर्नमेंट के नियम होते हैं ना, ये जो लीगल रूल्स होते हैं उसके लिए भी बोल सकते हैं। तो आप इसको औपचारिक भी बोल सकते हैं, औपचारिकता, या कुछ रूल्स, ठीक है ना, कुछ रूल, ओके, औपचारिकता। पैटर्न, यहाँ कौन सा पैटर्न है जो कॉल सपोर्ट करेगा, कल्चर। देखो कल्चर की बात केवल एक डोमेस्टिक लाइफ तक होती है, ये बात थोड़ी ऑफिशियल है। कोर्ट रूम में जज आ रहा है तो बुलाने वाला कंडीशन कोर्ट रूम में, दैट्स मीन टू से आप खुद भी समझ सकते हैं, ये एक फॉर्मेलिटी होती है। हैबिट कोई आदत नहीं है, ये कोई आदत नहीं कहलाती। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो गिवन आपके सामने वो है सिनोनिम्स पर बेस्ड। अपन ने पहले जो क्वेश्चन किया था वो एंटोनिम पर आधारित, मतलब ऑपोजिट पर। और आप देखिए ये भी बहुत कमाल के वर्ड्स होते हैं, मतलब आपको ये पता है कि सबसे ज्यादा जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपको पता है, वो अपने ये दो ही पोर्शन, मतलब सिनो और एंटो, देन वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और एक वर्ड स्प्लिट और एक आप ब्लैंक स्पेस। आप खुद देखिए जो इस समय आप पेपर सोल्व कर रहे हैं, मैं आपको पीडीएफ जो सेंड कर रहा हूँ इस समय, वो प्रेजेंट टाइम में 2020 में जो अपडेट टाइप गिवन थी उन्हीं पर आधारित है। और अब जो जिन बच्चों का एग्जाम्स रह गया था, जो नहीं दे पाए थे कोरोना के अकॉर्डिंग, जिनका एग्जाम पोस्टपोन हो गया था, तो वो जो आगे जब एग्जाम देंगे तो आपको सिमिलर पैटर्न आपको मिलने वाला है, आई एम श्योर। आप देखिए आपको बहुत फायदा मिलने वाला है। और आप जितना हो सकता है इस पेपर टेस्ट सीरीज को आप शेयर कीजिए फ्रेंड्स के साथ में भी, जिससे कि उनको भी इसका फायदा मिले, और इस सोल्यूशन क्लास का भी शेयर कीजिए जिससे कि उनको भी फायदा मिले। चलिए ठीक है, ध्यान देते हैं एक बार अपन अपने पॉइंट पर। 10वें नंबर क्वेश्चन में दिया पारलेंस, अगला वर्ड आपका क्या है, पारलेंस। और पारलेंस जो है वो आपसे सिनोनिम मांग रहा है, तो इसके लिए सबसे पहले आपको पारलेंस का अर्थ पता होना जरूरी है। व्हाट डू यू मीन बाय पारलेंस, आई टेल यू। पारलेंस का मतलब होता है, जैसे मान के चलिए अपने को पता है कि अपने इंडिया में अपन हर एक 50 किलोमीटर के बाद में भाषा जो है वो बदल जाती है। कहने का मतलब है वहां की लोकल भाषा होती है, तो जहां लोकल भाषा बोली जाती है वहां के लोग अपने पर्टिकुलर कुछ वर्ड्स होते हैं विशेष तौर पर जो यूज करते हैं। जैसे आपको पता है कि हमारे राजस्थान में भी कई प्रकार की अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। आप इधर चले जाएंगे उत्तर की तरफ तो आपको अलग भाषा मिलेगी, दक्षिण की तरफ चले जाएंगे तो अलग भाषा मिलेगी। मैं राजस्थान की बात कर रहा हूँ, इंडिया में तो आपको पता लगेगा। तो पार्लेंस का जो मतलब होता है वो होता है किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा के वर्ड, मतलब एक विशेष शब्द जो किसी विशेष क्षेत्र में बोले जाते हैं। मतलब किसी क्षेत्र, आप ये कह सकते हैं किसी क्षेत्र में बोले जाने वाले वर्ड या भाषा, आप ये भी कह सकते हैं, ठीक है। मतलब इट इज रिलेटेड टू द लैंग्वेज स्पेशली। अब देखिए आप यहां से पार्लेंस हो गया, आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। पार्लेंस मतलब पर्टिकुलर क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा के शब्द या फिर विशेष बोली। डेफिनेटिव मतलब स्पष्ट होता है, तो ये कोई भाषा का वर्ड नहीं जुड़ा।
लिंगो आप देखिए, आप लिंगो लैंग्वेज से बन रहा है, आपको देखिए लिंगो जो है वो लैंग्वेज से बन रहा है, तो डेफिनेट सी बात है ये भी लिंगो मतलब किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में बोले जाने वाले वर्ड होते हैं। जबकि मैं कैनोनिकल का अगर आपको मीनिंग बताऊं तो इसका मतलब क्या हो जाता है, कानूनी या फिर रिलेटेड टू लॉ, मतलब मैं क्या कह सकता हूं, लॉफुल, ठीक है ना, लॉफुल, कानूनी मैं इसको कहना चाहूंगा, कानूनी, ठीक है, लॉफुल। और क्लासिक का मतलब होता है अच्छी क्वालिटी का, तो कॉमन सी बात है, आपका आंसर क्या हो जाएगा, लिंगो। आगे बात करते हैं 11 नंबर, फाइंड करेक्ट स्पेलिंग। आपको एक करेक्ट स्पेलिंग बतानी है कि इनमें से कौन सी होगी। जैसे पहला वर्ड दिया हुआ आपको बोडो, ठीक है, अगला वर्ड आपको एम्बियंस, और आपको सी वर्ड है मकेक, और डी में दिया हुआ आपको कलिनरी, कलिनरी, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा कौन सा वर्ड सही है और कौन सा गलत है। मैं आपको बता दूं सबसे पहले कि जो बोर्डो है वो गलत यहाँ पर टाइप्ड है, क्योंकि जो पूछा गया क्वेश्चन था आपको करेक्ट स्पेलिंग बताना है, ये रॉन्ग है, क्योंकि इसकी स्पेलिंग जो होती है वो होती है बोर्डो, BORDEAU और X, ये होती है इसकी बोर्डो। और बोर्डो का मतलब होता है एक प्रकार की वाइन, एक प्रकार की वाइन, ठीक है, इस प्रकार की वाइन के लिए बोला जाता है। चलिए बात करते हैं एम्बियंस, ये भी स्पेलिंग मिस्टेक है, तो मैं लिखना चाहूंगा एम्बियंस की स्पेलिंग, एम्बियंस इसको अपन बोलते हैं वातावरण, एम्बियंस मतलब पर्टिकुलर क्षेत्र का वातावरण हो गया। और ये है मकेक, वैसे ये भी स्पेलिंग गलत है, मैं आपको बता दूं मकेक की स्पेलिंग क्या होता है। देखो यहाँ पर QUE है जी, गलत है, यहाँ पर तो KUE है था, यहाँ पर मैंने क्या लिखा, QUE, देखो MACA ना, QUE, ठीक है ना। तो मकेक, मकेक का मतलब होता है अफ्रीका का लंगूर, समझते हैं, लंगूर बंदर, ठीक है। अफ्रीका महाद्वीप या अफ्रीका देशों का जो बंदर होता है उसको अपन बोलते हैं। यहां से बात करते हैं कलिंद्री, जो कि एकदम सही स्पेलिंग है, और आपको क्या ढूंढना था, करेक्ट स्पेलिंग ही ढूंढना था। तो कलिंद्री जो है, कलिंद्री पर का मीनिंग हो जाता है खाना बनाने की कला, इट मीन्स टू से खाना बनाने की कला। तो अब आप खुद देखिए एक बार, यहां से आपको करेक्ट स्पेलिंग देखना था, जिसमें बोर्डो जो है वो गलत था, मैंने सही बता दिया आपको, एक प्रकार की वाइन। एम्बियन जो होता है जिसको अपन AMBIANC लिखते हैं, और मकेक का, मकेक को अपन ने लिखा MACAQUE, एंड लास्ट में कलिंद्री दिया हुआ जो कि करेक्ट स्पेलिंग है, और कलिंद्री का मतलब हो जाता है खाना बनाने की कला, मतलब आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी, करेक्ट स्पेलिंग आपको बताना था। बात करते हैं 15 नंबर, फ्रेजल। अगला वर्ड दिया आपको फ्रेजल। मैं आपको बता दूं सबसे पहले फ्रेजल का जो मीनिंग होता है वो ये होता है उदासीनता या थकावट, मतलब उदासीनता और थकावट दोनों ही मीनिंग फ्रेजल के होते हैं। अब देखते हैं फ्रेजल के लिए पर्टिकुलरली कौन कौन सी वर्ड यहाँ पर दिए हुए हैं। देखो सबसे पहले तो अपन पढ़ते हैं प्रोस्ट्रेशन। प्रोस्ट्रेशन का मतलब ही क्या हो जाता है, उदासीनता और थकावट, जिसको अपन कह सकते हैं। और आपसे पूछ रहा क्या है, एंटोनिम पूछा जा रहा है, अपोजिट मतलब विलोम शब्द आपसे पूछ रहा है। तो ये अगर फ्रेजल और प्रोस्ट्रेशन दोनों का मतलब उदासीनता थकावट, तो ये तो आंसर होने से रहा। यहां से बात करता हूं लैसिट्यूड, तो लैसिट्यूड का मतलब भी क्या हो जाता है, वही उदासीनता, आलसीपन, ठीक है, तो ये भी बिल्कुल नहीं हो सकता। इनर्वेशन का मतलब भी क्या हो जाता है, उदासीनता, ठीक है, तो ये भी नहीं हो सकता। तो विगोर का मतलब क्या हो जाता है, विगोर का मतलब हो जाता है ऊर्जा, जोश, उत्साह। तो अपन कह सकते हैं यहां से फ्रेजल का मतलब क्या हो जाएगा, विगोर अपने आप में। चलिए बात करते हैं 20 नंबर क्वेश्चन, जो कि आपसे पूछा जा रहा है पर्टिकुलरली एक फ्रेजल वर्ब के बेस पर, कि उसमें आपको करेक्ट फ्रेजल वर्ब बता। चलिए फ्रेजल वर्ब के ऊपर एक बार बात कर लेते हैं, फ्रेजल वर्ब में क्या होगा। अब देखिए 20 नंबर जो क्वेश्चन है वो आपका फ्रेजल वर्ब का है, मतलब आपसे ये पूछा जा रहा है कि करेक्ट फ्रेजल वर्ब आपको लगाना है। आपने क्वेश्चन देख लिया होगा टेस्ट सीरीज के अंदर। अब मैं आपको इसका सोल्यूशन बताने वाला हूं। पहले तो अपन फ्रेजल वर्ब का मीनिंग देखना चाहेंगे। पास अवे का मतलब था टू डाई, सबसे पहला फ्रेजल वर्ब बहुत ही वेल नोन है और बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन में, आप अच्छे से देख लीजिएगा, मैं बता रहा हूं आपको बैक टू बैक, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है पास अवे का मीनिंग, तो आप याद कर लीजिएगा। इसका मतलब था टू डाई, मतलब किसी व्यक्ति के मर जाने को अपन इंग्लिश में पास अवे भी बोल सकते हैं। अगला दिया आपको पास बाई, दैट्स मीन टू से पास से होकर गुजर जाना। जब भी कोई व्यक्ति पास से होकर के, आप खड़े हो बगल से दीवार से होकर गुजर गया, किसी भी पास से होकर गुजर जाना, दैट्स मीन टू से पास बाई हो जाना। ओके, चलिए अगला वर्ड दीजिए आपको पास आउट का मतलब होता है फेंट, डरना या फिर लॉस ऑफ कॉन्शियस, मतलब अपनी कॉन्शियसनेस को, चेतना को, सचेतना को क्या कर देना, खो देना, मतलब कहीं ना कहीं नुकसान का साउंड दिया जा रहा है आपको।
तो एक वो कंडीशन होगी। और पास ओवर का मतलब होता है इग्नोर कर देना, रिफ्यूज टू डिस्कस करना, मतलब किसी भी विषय पर किसी भी पॉइंट पर बात करने के लिए क्या कर देना, इग्नोर कर देना। अब मैं आपको एक बार बता दूं, जो आपका सेंटेंस था उसमें आपको हॉट से रिलेटेड बात की गई है कि बहुत ज्यादा गर्मी है, और जब गर्मी है तो लोग वहां पर क्यों बैठेंगे, कॉन्शियस को बैठे वो अपने आप की वहां पर बैठ नहीं पाए, इसलिए उन्होंने क्या कर दिया, वहां से पास आउट हो गए। तो आंसर आपका जो हो जाएगा उसमें नो इंप्रूवमेंट हो जाएगा। और अब हम बात कर रहे हैं कैसे क्वेश्चन के ऊपर, जो आपका सबसे बड़ा एक दुश्मन ऐसे मान के चलिए, बहुत बड़ी प्रॉब्लम आप लोगों के लिए, ज्यादातर स्टूडेंट्स के लिए क्लो टेस्ट को सोल्व करना एक बहुत बड़ी विकट समस्या होती है, क्योंकि उन लोगों को कॉन्फिडेंस नहीं आता। सबसे बड़ी बात ये होती है कि कॉन्फिडेंस अगर आपको आता है तो आप आराम से हर चीज को कोशिश कर सकते हो। बट मैं आपको एक बार ये जरूर करना चाहूंगा कि ऐसा नहीं है कि आप क्लोटेस्ट को देख करके आप डर गए, आप उसको पूरा देखिए गौर से और उसको पूरा पढ़ने की कोशिश कीजिए, उसकी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड कीजिए, उसके वर्ड्स को अंडरस्टैंड कीजिए, उसकी ग्रामेटिकल पोर्शन को अंडरस्टैंड कीजिए। आप जैसे जैसे अंडरस्टैंड करोगे इजी होता जाएगा सारी चीजें। और देखिए आप, मैं रेगुलर यूं ही आपके लिए टेस्ट सीरीज अपलोड करूंगा और आप उसको डाउनलोड करके सोल्व करोगे और मैं आपको सोल्यूशन देता रहूंगा। तो हर एक टेस्ट सीरीज में आपको एक क्लो टेस्ट डेफिनेटली मिलेगा। जब आप अपने से खुद से क्लो टेस्ट करोगे और फिर मेरे थ्रू आप सोल्यूशन में जब आप टेस्ट सीरीज देखोगे तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। किसी चीज का स्टार्टअप करना एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट जरूरी पॉइंट होता है, आपको पता है। हाँ मानता हूँ डिफिकल्टीज होती है, अगर आप उसको रेगुलरिटी कर रहे हो तो आसान है। चलिए अपन बात कर लेते हैं अभी एक बारी, और जो अपना टाइम है जिसमें सबसे पहले पढ़ना चाहूंगा एक बार सबसे पहला तरीका जो अपन हमेशा करते आते हैं कि आपको पूरी तरह से वन टाइम आपको पूरा पैसेज को पढ़ना होता है। ओके फाइन, चलिए एक बार पढ़ना चाहूंगा। डेस आपको देख करके बोला जा रहा है वेरियस साइंस, बहुत सारे कई सारे साइन मतलब कि सारे ऑफ इकोनॉमिक स्लो डाउन, मतलब आर्थिक व्यवस्था के स्लो डाउन कम होने के। सच एज किस प्रकार से, सच एज जैसे लैंग्वेजिंग इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, मतलब लैंग्वेज क्या होता है। देखो सबसे बड़ी बात, कोई भाषा मत समझना, लैंग्वेजिंग जो होता है, लैंग्वेज उसका मतलब हो जाता है गिरावट या आलस्य भी होता है। लैंग्वेज का मतलब हो जाता है गिरावट भी होती है, लैंग्वेज का मतलब हो जाता है आलस्य भी होता है, ठीक है ना। मतलब किसी चीज के प्रति आलस्य होना और गिरावट भी होता है। लैंग्वेजिंग इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन मतलब वेरियस साइन ऑफ इकोनॉमिक स्लो डाउन, मतलब बहुत सारे ऐसे इशारे इंडिकेशन आर्थिकी के कमजोर होने के, गिरने के। जिस प्रकार इन्होंने बताया कि जैसे गिरता हुआ गिरावट किसकी, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की, एंड एडवर्स डैश ऑफ द ड्रॉट ऑन रूरल लाइवलीहुड एंड एडवर्स डैश ऑफ। अब देखिए आपको 22 नंबर, पहले तो अपन पढ़ के देख लेते हैं एक बार। एडवर्स डैश ऑफ द ड्रॉट ऑन रूरल लाइवलीहुड्स, मतलब ग्रामीण क्षेत्र की बात की जा रही है, और कहीं ना कहीं बताया गया ड्रॉट दैट्स मीन टू से सूखा हुआ, एंड डिमांड, ठीक है। चलिए द गवर्नमेंट इज एपरेंटली, जो सरकार है, कोमा यहाँ पर है, आप खुद देखिए यहाँ से एक पूरा पार्ट कंप्लीट हो चुका है, और यहाँ से आप देखोगे तो यहाँ से यहाँ तक इस पूरे शब्दों में कहीं से कोई वर्ब नजर नहीं आ रही। आप खुद देखिए एक बार, ये एडजेक्टिव नाउन प्रेपोजिशन एडजेक्टिव नाउन सच एज आपका कंजंक्शन लैंग्वेजिंग एडजेक्टिव नाउन एंड ये भी आपका एडजेक्टिव, ठीक है ना। तो ये लगातार यहाँ तक कोई नाउन नजर ही वर्ब नजर नहीं आ रही, मतलब कोई वर्ब नहीं है, तो ये कोई क्लोज ही नहीं है। अगर ये क्लोज नहीं है तो डेफिनेटली क्या है, फ्रेज है। और फ्रेज जो होती है वो किससे शुरू होती है, या फ्रेज किससे बनाए जाते हैं, वो बनते हैं किसी प्रेपोजिशन से। तो देखेंगे अभी कौन सा प्रेपोजिशन यहाँ पर दिया हुआ है, उसी के बेस पर अपना आंसर लॉक करेंगे। फिर आगे पढ़ना चाहूंगा, द गवर्नमेंट इज अपरेंटली अनेबल, सरकार जो है वो पूरी तरह से क्या है, अनेबल है। देखिए एक कमाल की बात बताता हूँ, अनेबल क्या है एक एडजेक्टिव, और अनविलिंग भी क्या है एक एडजेक्टिव, मतलब ये दोनों वर्ड एडजेक्टिव हैं और बीच में क्या मांगा जा रहा है आपसे, एक वर्ड। तो दो दो एडजेक्टिव को जोड़ने के लिए केवल कौन काम करते हैं, कंजंक्शन। अब कंजंक्शन में भी कौन से कंजंक्शन काम करते हैं, 23 नंबर के ऑप्शन में जाकर अपन देख लेंगे। चलिए अनविलिंग के साथ में टू प्रेपोजिशन फिक्स होता है, अनविलिंग टू इंक्रीज, अनिच्छुक है, अनेबल है, नेगेटिव सेंस है। अनविलिंग और अनिच्छुक है टू इंक्रीज स्पेंडिंग, खर्चों को, टू डैश पीपल्स मटेरियल डिस्ट्रेस, जैसे कि लोगों की मटेरियल डिस्ट्रेस, जो भी खाने पीने की चीजों से रिलेटेड डिस्ट्रेस है, टेंशन है, परेशानी, दुविधा है, पीड़ा है, उसको क्या करने के लिए पता नहीं मुझे। और टू किक स्टार्ट इकोनॉमिक डैश टू इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट। अब बात करते हैं ऑप्शन फिलिंग की, इन खाली स्थानों में ऑप्शन फिलिंग क्या होगी। तो जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि यहां से लेकर के और यहां कोमा तक पूरा एक क्या है, फ्रेज है। और जब पूरी फ्रेज है तो फ्रेज को किससे स्टार्ट कर सकते हैं, किसी प्रेपोजिशन। अब देखिए आप, एज जो है वो क्या हो गया, एक कंजंक्शन। वैसे प्रेपोजिशन होता है लेकिन यहाँ पर इसका एज के रूप में यूज नहीं, क्योंकि एज जब भी प्रेपोजिशन होता है तो की तरह या के समान के रूप में यूज किया जाता है ज्यादातर। चलिए यहां से बात कर लेते हैं एक बार सो के ऊपर। तो सो भी आपको पता होना चाहिए कंजंक्शन, और बिकॉज भी क्या है, एक
कंजंक्शन आपका आंसर क्या हो जाएगा, डिस्पाइट, क्योंकि डिस्पाइट किसकी तरह यूज होता है, कि प्रीपोजिशन की तरह यूज होता है। ओके, चलिए दूसरा जो ब्लैंक स्पेस उसकी बात की जा रही है कि वेरियस साइंस ऑफ इकोनॉमिक स्लो डाउन। ध्यान दीजिएगा, गौर से सोचिएगा मैं क्या क्या बोल रहा हूँ और सुनिएगा, क्योंकि आपको समझ में आ जाएगा। सच इज लैंग्वेजिंग इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन एंड एडवर्स डैश ऑफ द ड्रॉट। एडवर्स, मैं आपको बता दूं यहां से एडवर्स जो है वो एक एडजेक्टिव हो गया, तो पक्का है कि यहाँ पर किसकी जरूरत पड़ेगी, एक नाउन की। चलिए अभी देख लेते हैं नाउन की। इफेक्ट और इफेक्ट्स में केवल इंतरांश है, ये प्लूरल है और ये सिंगुलर है। ए वाला जो अफेक्ट होता है वो दोनों ही किसकी तरह यूज किए जाते हैं, वर्ब की तरह। तो ये दोनों वर्ब है और ये दोनों नाउन है, इसलिए हमें खालिस्तान में किसकी जरूरत है, नाउन की। आपको पता है एडजेक्टिव हो गया तो ये क्या हो गया, नाउन की जरूरत है, इसलिए दो नाउन है। तो इफेक्ट सिंगुलर है और इफेक्ट्स क्या है, प्लूरल। तो ऐसा तो नहीं किसी एक पर्टिकुलर इकोनॉमिक क्षेत्र की बात की जा रही है, बहुत सारे प्रभावों की बात की जा रही है जिसकी वजह से। चलिए इफेक्ट्स ऑफ ड्रॉट। अच्छा, किस चीज का प्रभाव, ऑफ ड्रॉट मतलब सूखे का, किसमें, ऑन लाइवलीहुड, मतलब ग्रामीण लोगों की जिंदगियों पर, एंड डिमांड, और जो डिमांड है उसके ऊपर। चलिए ठीक है, अब देखो डिस्पाइट अगर शुरू कर रहा तो आपको पता है कॉन्ट्रा देगा। अब यहां से शुरू हो गया सेंटेंस, द गवर्नमेंट इज अपीरेंटली, जो सरकार है वो स्पष्ट रूप से, अपीरेंटली स्पष्ट रूप से क्या है, अनेबल है और अनविलिंग है। अब देखो ये दोनों नेगेटिव वर्ड हैं और इन दोनों को जोड़ने के लिए दोनों एडजेक्टिव और नेगेटिव साउंड है, तो दोनों नेगेटिव साउंड दे रहे, इसलिए नोर का यूज तो बिल्कुल नहीं होगा। यहां से बट जो है वो कभी भी दो एडजेक्टिव को जोड़ने के लिए यूज ही नहीं होता। और हैंस जो होता है वो एक ऐसा कंजंक्शन होता है जो रिजल्ट को शो करता है, और रिजल्ट बताने के लिए इसके बाद में पूरा क्लोज होना चाहिए, जबकि इसके तो दोनों तरफ क्या दे रखे हैं, दो एडजेक्टिव दे रखे हैं। ओके फाइन, देखिए अनेबल और अनविलिंग आप डिक्शनरी में जाकर के देख सकते हैं, दोनों एडजेक्टिव होते हैं, इसलिए डेफिनेटली आपका आंसर क्या हो जाएगा। और देखो कितना इजी वाला क्लोज टेस्ट था, जबकि आप खामखा ही परेशान हो रहे थे। करके देखिए, सब चीज आसान है, ठीक है। अनविलिंग टू इंक्रीज स्पेंडिंग टू व्हाट, टू डैश पीपल्स मटेरियल डिस्ट्रेस। अब देखो यहां से एक वर्ड दे रखा है डिस्ट्रेस, मतलब पीड़ा, परेशानी और टेंशन। और जब भी परेशानी, अच्छा खर्चों को बढ़ा देंगे अगर लोग, उन लोगों की जिनका सूखा पड़ा है, अरे भाई किसान मजदूर लोग होते हैं, अगर कृषि से करके और अपना जीवन यापन करते हैं, अगर सूखा पड़ गया तो सरकार को क्या बढ़ाना होता है, उनकी खर्ची, मतलब उनकी आय को बढ़ाना पड़ता है, या उनको जो देने वाली राशि होती है उसको बढ़ाना पड़ता है, जिससे क्या किया जा सकता है, टू डैश पीपल्स मटेरियल डिस्ट्रेस, जो लोगों की मटेरियल खाने पीने से रिलेटेड जो चीजें हैं उसको क्या किया जा सकता है, इस परेशानी को क्या किया जा सकता है, कूल ऑफ, ठंडा किया जा सकता है, नहीं। कट किया जा सकता है, नहीं। लेस, कम किया जा सकता है, नहीं। मिटिगेट, क्योंकि आपको तो मिटिगेट का मतलब तो दर्द या पीड़ा को कम करना, तो किसानों की दर्द या पीड़ा मतलब डिस्ट्रेस आ गया वर्ड, तो समझ जाइए आप मिटिगेट हो जाएगा अपने आप में। चलिए आगे बढ़ते हैं। और टू किक स्टार्ट, और स्टार्ट करना किसको, बहुत अच्छे से आगे बढ़ा देना, किक स्टार्ट मतलब आगे गति देना। इकोनॉमिक डैश टू इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट, ठीक है ना। स्टार्ट इन इकोनॉमिक डैश, इकोनॉमिक व्हाट एक्टिविटी, इकोनॉमिक व्हाट हैपनिंग, इकोनॉमिक व्हाट परफॉर्मेंस, इकोनॉमिक व्हाट एक्ट्स। तो मैं आपको बता देता हूं इकोनॉमिक क्या होनी चाहिए, बैक टू बैक एक्टिविटीज लागू होनी चाहिए, न कि कोई घटना होनी चाहिए, ना कि कोई परफॉर्मेंस होनी चाहिए, कोई डांसिंग परफॉर्मेंस थोड़ी है, या कोई एक्ट थोड़ी ना जारी किया जाए। इकोनॉमिक एक्टिविटीज जारी की जानी चाहिए, मतलब अलग अलग प्रकार के फाइनेंशियल सर्विसेज, फाइनेंशियल सपोर्ट उन लोगों को देना चाहिए जो नीडी होते हैं, जो किसान वर्ग होते हैं, जिनके खेतों में ड्रॉट पड़ा है, ठीक है ना। चलिए, तो इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट, जिनसे कि उनको ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिले और वो अपने घर का अच्छे से जीवन यापन कर सकते हैं। तो गाइस ये था अपना आज का प्रॉब्लम सॉल्यूशन सेशन, जो कि टेस्ट सीरीज 2 का था, और इट इज ओनली बेस्ड ऑन 10+2 पेपर स्पेशलिंग। तो होप आपने एंजॉय किया ही होगा साथ साथ, क्योंकि मैंने बहुत कोशिश की है इनको इजी बनाने की, और मैं ऐसे ही आपके लिए आगे भी वीडियोज लाता रहूंगा। अगला पेपर आप तैयार रहिए, अगले पेपर पीडीएफ के लिए, जो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, और वहां से आप इसको क्या करेंगे, डाउनलोड करेंगे, और उसके बाद में क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो लास्ट में कहना चाहूंगा, अगर आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं और कंटेंट अच्छा लग रहा है आपको, तो आप जरूर उन सभी स्टूडेंट्स तक पहुंचाइए जो लॉकडाउन में अपना टाइम इधर उधर के कामों में वेस्ट कर रहे हैं। हो सकता है कि उनको एक अच्छा मार्गदर्शन नहीं मिल पा रहा होगा, उनको मार्गदर्शन देने वाला नहीं होगा, तो आप कम से कम ये कंटेंट सेंड करके और उनको ये याद दिला सकते हैं कि योर एग्जाम इज ड्यू, still due, okay, so you should try and you should study hard and hard, okay। तो ये कंटेंट वहां पहुंचाइए, और मेरे वीडियो का जो लिंक है इसको भी आप उनके साथ शेयर कीजिए, जिससे कि वो ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा सकते हैं। ओके, मिलते हैं आगे, थैंक यू वेरी मच।